हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें। फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 122 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 123 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 123 में पूछा गया है कि अंतरिक्ष यान डिस्कवरी, जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था, इसके ईंधन टैंक को भरा गया था। किससे भरा गया था? इसके ईंधन टैंक को किससे भरा गया था? ईंधन टैंक में क्या था? इसका सही जवाब है द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण से इसके ईंधन टैंक को भरा गया था। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, स्पेस शटलों को रॉकेट की तरह प्रक्षेपित किया जाता है। ये उपग्रह के तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और हवाई जहाज के भांति पुनः ये पृथ्वी पर उतर जाते हैं। किसी स्पेस शटल के मुख्य भाग में ईंधन टैंक, ऑर्बिटर, बूस्टर आदि शामिल होते हैं। इन अंतरिक्ष यानों के ईंधन टैंक में द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग प्रणोदक के रूप में किया जाता है। चैलेंजर, कोलंबिया, डिस्कवरी, अटलांटिस और एंडेवर आदि नासा के स्पेस शटल हैं, लेकिन ये सब जो है अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 कब छोड़ा गया? अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 कब छोड़ा गया? इसमें जो आंसर दिया गया सही नहीं है। अगर बात करें तो अपोलो 8 का प्रक्षेपण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था चंद्रमा के कक्षा के अध्ययन के लिए। कब? तो 21 दिसंबर 1968 को। और यह नासा का पृथ्वी, याद रखिए, नासा का पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाकर चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला यह पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान था। चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन 1 निम्नलिखित में से किस एक का है? 125 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन 1 निम्नलिखित में से किस एक का है? इसका संबंध किस देश से है? तो सही जवाब है जापान। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जापान या जापानी चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन 1 जापान का प्रथम चंद्रयान है जो 14 सितंबर 2007 को प्रक्षेपित किया गया। सेलिन 1 को कागुया नाम से भी जाना जाता है। 126 जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है और अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। दूसरा, रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति गैस के रूप में और ईंधन साथ ले जाता है। इन दोनों में से जो कथन सत्य है, कौन सा सही है, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताइए। देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। ऑप्शन ए यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही जवाब है। जेट इंजन परिवेश से ऑक्सीजन प्राप्त करके जो है थ्रस्ट प्राप्त करता है, तो ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ठेल प्राप्त करता है, और जबकि रॉकेट स्वनिहित ईंधन को बाहर कर अपेक्षित ठेल प्राप्त करता है, थ्रस्ट प्राप्त करता है। इस कारण क्या होता है, जेट इंजन अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त होता है। क्या होता है? अनुपयुक्त। जबकि रॉकेट अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति को गैस के रूप में नहीं बल्कि द्रव या ठोस प्रणोदक ऑक्सीजन प्लस ईंधन के रूप में ले जाता है। 127 है, जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है, सही व्याख्या हो सकती है? जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से जो है उड़ता है। इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है, सही व्याख्या हो सकती है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला दिया गया कि नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। दूसरा, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबी रूपी हवाएं नहीं होती हैं, यानी दोनों सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जेट विमान समताप मंडल में निम्न तापमानों पर ईंधन का दहन कुशलतापूर्वक कर लेते हैं। साथ ही समताप मंडल में संवहनी ताप
संवहनी ताप के फलस्वरूप उत्पन्न वायुमंडलीय विक्षोभ का अभाव होता है। यद्यपि अगर बात करें तो मौसम से संबंधित अधिकांश घटनाएं जैसे बादलों का बनना इत्यादि क्षोभ मंडल में ही होती है, फिर भी कभी कभी समताप मंडल तथा मध्य मंडल में बादलों का बनना जैसी घटनाएं देखी गई है। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती है, अतः समग्र रूप से पहला और दूसरा दोनों उपयुक्त स्पष्टीकरण है। 128 से किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे जेट इंजन जो है कार्य करता है। देखिए, अगर बात करें तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। 129 निम्नलिखित सिद्धांत पे रॉकेट कार्य करता है। किस सिद्धांत पे रॉकेट जो है कार्य करता है बताइए? इसका सही जवाब है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, सी ऑप्शन। रॉकेट के ऊपर जाने का जो सिद्धांत है संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है जो रॉकेट के ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं। संवेग संरक्षण नियम के अनुसार एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में हो जाता है। स्ट्रैटेलाइट होता है, क्या होता है? स्ट्रैटेलाइट क्या होता है आप बताइए? इसका सही जवाब है स्ट्रैटेलाइट अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत, सी ऑप्शन। स्ट्रैटेलाइट अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित एक वायुपोत है जो विभिन्न प्रकार के बेतार संचार सिग्नलों को प्रसारित करने के लिए एक अस्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। स्ट्रैटेलाइट सिद्धांत एक उपग्रह के ही समान होता है, हालांकि यह किसी कक्षा के बजाय समताप मंडल में स्थापित किया जाता है जिसे दो तरफा उच्च गति का डाटा संचार जो है अधिक प्रभावी रूप से संपादित होता है। 131 है क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो है कितना से अधिक कितना से कम आपको बताना है। क्रायोजेनिक ताप से क्या आशय है? इसका सही जवाब हो जाएगा -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। उस ताप से है जो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, यानी सी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो बहुत कम ताप -150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम इस ताप पर तत्वों के व्यवहार के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स। प्रश्न संख्या 132 है न्यूनतम या न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है किसमें? इसका सही जवाब हो जाएगा अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमिति में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रायोजेनिक्स का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में होता है, ध्यान रखिएगा। 133 है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है किसमें? निम्न तापी इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? सही जवाब है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्रायोजेनिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द क्रायोस से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है हिमशीत, आइस कोल्ड, यानी बर्फ की तरह शीतल या निम्न ताप। प्राय 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री नीचे के ताप को क्रायोजेनिक ताप कहते हैं और -150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भरे प्रणोदकों का सरलता से ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाला इंजन क्रायोजेनिक इंजन कहलाता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। 134 है निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाते हैं। निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाते हैं, इसका सही जवाब है द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निम्न तापी या क्रायोजेनिक इंजनों में सामान्यतः द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में, द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। क्रायोजेनिक इंजन की सहायता से ही जीएसएलवी रॉकेट में प्रयुक्त होने वाले प्रणोदक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को न्यून तापमान पर द्रव अवस्था में रखा जाता है। इस प्रकार
यह स्पष्ट है कि क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित इंजनों में द्रव प्रणोदकों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि द्रव अवस्था में गैसें सघन होती हैं, इसीलिए इसे गैसीय अवस्था की अपेक्षा जो है गैसीय अवस्था की अपेक्षा अधिक सरलता से नियंत्रित किया जा सकता है। निम्न तापीय इंजन का प्रयोग स्पेस शटल में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग स्पेस शटल में किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 135 क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किसमें होता है? क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किसमें होता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। क्रायोजेनिक इंजन का जो इस्तेमाल होता है वो किसमें होता है, आप बताइए। याद रखिएगा स्पेस शटल में, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 136 है, निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग किसका नहीं किया जाता है? देखिए प्रश्नगत विकल्प में सभी रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन और मिट्टी का तेल, ये सभी रॉकेट नोदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन जो होना चाहिए नहीं है, उपयुक्त सभी होना चाहिए, तो ऑप्शन में नहीं है। 137 है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल इसरो के सहयोग से क्या बनाता है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसरो के सहयोग से बनाता है, क्या बनाता है? तो याद रखिएगा क्या बनाता है? जीएएस से, ठीक है, सौर सेल, यानी बी ऑप्शन। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसरो के सहयोग से जीएएस सौर सेल बनाता है। जीएएस से तात्पर्य है गैलियम, क्या? गैलियम आर्सेनाइड, इसके माध्यम से अंतरिक्ष में सैटेलाइट को जो है आवश्यक ऊर्जा मिलेगी, याद रखिएगा। 138 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एक बार देख लीजिए, एनालिसिस करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर बात करें तो पहला कथन है कि 2006 में भारत ने रॉकेट कार्य क्षेत्र में पूर्ण निम्न ताप अवस्था का सफल परीक्षण किया। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ही केवल एक ऐसा देश है जिसने रॉकेट कार्य क्षेत्र में निम्न ताप अवस्था के प्रयोग की क्षमता जो है प्राप्त कर ली है। इनमें से जो सत्य कथन है वो कौन कौन सा है, आप बताइए। इसमें केवल पहला सत्य कथन है, दूसरा गलत है। कैसे गलत है? अक्टूबर 2006 में भारत के द्वारा तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्वदेश विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया था। भारत पूर्ण रूप से विकसित निम्न ताप अवस्था का परीक्षण करने वाला विश्व का छठा देश था। भारत के पहले यह सफलता जो है निम्न देशों को मिला हुआ था। किन किन देशों को? तो अमेरिका को, रूस को, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, चीन और जापान को, ठीक है, याद रखिएगा। 139 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या है, आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए। रिसेट 2 उपग्रह कक्षा में जो है पीएसएलवी C-12 के द्वारा अप्रैल 2009 में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा, एक दूसरा उपग्रह अनुसैट भी पीएसएलवी C-12 के द्वारा कक्षा में छोड़ा गया था। इसका निर्माण अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही। अनुसैट एक परीक्षणीय संचार उपग्रह है, यह भी सही है। और रिसेट 2 एक खोजी उपग्रह है, वह देश की सीमाओं की चौकसी में ये सक्षम है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा, यानी सभी सत्य है, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो रिसेट 2 जो है ये रडार टोही उपग्रह है। ये एक भारतीय रडार टोही उपग्रह है जो देश के सीमाओं की चौकसी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसे 20 अप्रैल 2009 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी C-12 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसी रॉकेट के द्वारा अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई के द्वारा विकसित अनुसैट उपग्रह द्वितीय पेलोड के रूप में प्रक्षेपित किया गया। अनुसैट जो है एक प्रायोगिक सूक्ष्म संचार उपग्रह है। 22 मई 2019 को भारत के रडार इमेजिंग भू अवलोकन उपग्रह रिसेट 2B का प्रक्षेपण पीएसएलवी C-46 के द्वारा किया गया और दिसंबर 2019 में पीएसएलवी C-48 के द्वारा रिसेट 2BR-1 एवं 9 व्यवसायिक उपग्रहों का प्रक्षेपण जो है किया गया।
प्रश्न संख्या 140 है, भारतीय उपग्रहों और उनके प्रक्षेपकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय उपग्रहों और उनके प्रक्षेपकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसके संदर्भ में अगर बात करें तो इनसेंट श्रृंखला के सभी उपग्रह विदेशों से छोड़े गए, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। पहला सही नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल इसके संदर्भ में सही है। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप चाहे तो स्टेटमेंट को एनालिसिस करके आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे स्किप कर देता हूं। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जीएसएलवी एक त्रिचरणीय रॉकेट है, 3 स्टेप वाला रॉकेट है, जिसके त्रिचरणीय जो तृतीय चरण में कह सकते हैं स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के द्वारा निर्मित है। 18 अप्रैल 2001 को GSAT-1 नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल श्रव्य प्रसार इंटरनेट सेवाओं से संबंधित संचार प्रयोगों को संचालित करना था। PSLV रॉकेट का प्रयोग IRA श्रृंखला के उपग्रहों के अतिरिक्त चंद्रयान 1, रिसैट 2, अनुसैट आदि उपग्रहों के प्रक्षेपणों के लिए भी किया जा चुका है। इनसैट 4C का प्रक्षेपण 10 जुलाई 2006 को श्रीहरिकोटा से किया गया था। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कथन दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 141। भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि PSLV से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों की मॉनिटरिंग में उपयोगी हैं, जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। क्या यह सही है? ये बिल्कुल सही है। PSLV के द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में अस्थायी रूप से स्थिर रहते प्रतीत होते हैं, जैसा कि जो पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है। क्या यह सही है? तो दूसरा सही नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है कि GSLV MK3 एक 4 स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है, जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट मोटरों का और द्वितीय चतुर्थ चरणों में द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है। तो इसमें जो सही है केवल पहला, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। PSLV तथा GSLV दोनों ही इसरो के द्वारा विकसित उपग्रह प्रक्षेपण यान है। PSLV को लगभग 1750 किलोग्राम वजनी भू अवलोकन या सुदूर संवेदी उपग्रहों को लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई वाले सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को दीर्घवृत्ताकार भू समकालिक अंतरण कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए कथन पहला सत्य है। GSLV के द्वारा GTO में स्थापित उपग्रह को कक्षोन्नयन के पश्चात लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली भूतुल्यकालिक पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। इस कक्षा में उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थिर प्रतीत होते हैं, इसलिए दूसरा कथन असत्य है। और GSLV MK3 नया नाम है LMV3 एक त्रिचरणीय 3 स्टेप प्रक्षेपण यान है, तो कथन तीसरा भी असत्य है। 142 से कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा? बताइए। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग के द्वारा सुस्पष्टता से जो है ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर के सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव के मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग जो है संभव होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट 143। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? तो SLV 3। देखिए, अगर बात करें तो रोहिणी इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों की एक श्रृंखला है। रोहिणी श्रृंखला के अंतर्गत इसरो के द्वारा 4 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जा चुका है। RS-D1 उपग्रह 31 मई 1981 को प्रक्षेपित किया गया था
और IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग पृथ्वी का अवलोकन करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों की एक श्रृंखला है। IRS-1D का प्रक्षेपण 29 सितंबर 1997 को किया गया था। इनसैट 2D उपग्रह प्रक्षेपण 4 जून 1997 को किया गया था। SLV-3 उपग्रह नहीं बल्कि भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। 144 है, GSLV-D2 को हाल ही में कक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। किसके लिए? GSLV-D2 को हाल ही में कक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। यह क्या है आपको बताना है। GSLV-D2 क्या है बताइए। इसका सही जवाब है, अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में सही नहीं है, सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। GSLV भारत का स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है। यह त्रिचरणीय यानी 3 स्टेज वाला इनसैट सेकेंड श्रेणी के उपग्रहों को भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। GSLV-D2 इस यान की द्वितीय विकासात्मक परीक्षण उड़ान थी। इसके द्वारा 1825 किलोग्राम वजनी संचार उपग्रह GSAT-2 को कक्षा में स्थापित किया गया। यह उड़ान 8 मई 2003 को संपन्न हुई थी। 145 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। एक बार आप तीनों कथन को एनालिसिस करके बताइए क्या इसमें सही है। पहला है, विज्ञान रेल वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा आयोजित पहियों पर विज्ञान प्रदर्शनी है। दूसरा, विज्ञान प्रसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। तीसरा, इसरो का शैक्षिक उपग्रह EDUSAT 2004 में फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया। इनमें जो सत्य है, कोई भी सत्य नहीं है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है। विज्ञान रेल मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा आयोजित पहियों पर विज्ञान प्रदर्शनी है। नई दिल्ली से 15 दिसंबर 2003 को शुरू हुई। इस रेल में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित उपलब्धियों को दर्शाया गया है, इसीलिए पहला कथन असत्य है। विज्ञान प्रसार 1989 में स्थापित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला एक स्वायत्त निकाय है, न कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन, इसलिए कथन दूसरा असत्य है। इसरो के शैक्षणिक उपग्रह EDUSAT को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया था, न कि फ्रेंच गुयाना से। 146 है, शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपग्रह EDUSAT अंतरिक्ष में भेजने में भारत पहला राष्ट्र हो गया। यह उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया बताइए। यह उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था EDUSAT? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, 20 सितंबर 2004 को। 20 सितंबर 2004 को इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। EDUSAT या GSAT-3 विशेष रूप से शैक्षणिक सेवाओं को समर्पित करने के लिए भारत का यह पहला उपग्रह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा इसका प्रक्षेपण 20 सितंबर 2004 को किया गया था। 147, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत ने सितंबर 2002 में अपने प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह का प्रक्षेपण किया। दूसरा, पहली बार अंतरिक्ष वाहन PSLV-C4 ने भू समकालिक कक्षा में 1000 किलोग्राम से अधिक अर्जक भार लेकर प्रवेश किया। इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, अगर बात करें तो इन दोनों का ये जो दो स्टेटमेंट है, इन दोनों में से जो सही है, दोनों ही बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। भारत के प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञानी संबंधी उपग्रह METSAT का प्रक्षेपण 20 सितंबर 2002 को किया गया। PSLV-C4 ने पहली बार भू समकालिक कक्षा में 1000 किलोग्राम से अधिक यानी 1060 किलोग्राम के METSAT उपग्रह को स्थापित किया। METSAT को भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 148, निम्नलिखित में से एक को नया नाम कल्पना 1 दिया गया है। किसको कल्पना 1 नाम दिया गया है? तो सही जवाब है METSAT को। मौसम के क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी भारत के प्रथम उपग्रह कल्पना 1 का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा 12 सितंबर 2002 को किया गया था। प्रारंभ में इस उपग्रह का नाम
मेटसैट था, लेकिन 5 फरवरी 2003 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया। उल्लेखनीय है कि कल्पना चावला की स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना में 1 फरवरी 2003 को मृत्यु हो गई थी। 149 सितंबर 2002 में भारत ने प्रक्षेपित किया किसको? सितंबर 2002 में भारत ने किसको प्रक्षेपित किया था? तो मेटसैट को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 150 निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? सही जवाब है सत्यभामा सैट। सत्यभामा सैट, डी ऑप्शन सत्यभामा सैट। सत्यभामा विश्वविद्यालय चेन्नई के छात्रों के द्वारा निर्मित उपग्रह है। 1.5 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह का प्रक्षेपण PSLV C-34 के द्वारा जून 2016 में किया गया था। 151 भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT 8 21 मई 2011 को छोड़ा गया था। भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT 8 21 मई 2011 को छोड़ा गया था। कहां से? तो सही जवाब है कोरू से, बी ऑप्शन। 21 मई 2011 को भारतीय समय अनुसार प्रातः 2:08 में 800 टन वजनी एरियन 5 रॉकेट ने कोरू फ्रेंच गुयाना से उड़ान भरी थी और यह अपने साथ 2 दूरसंचार उपग्रहों को ले गया था, जिसमें एक भारत का GSAT 8 और दूसरा सिंगापुर का ST2 था। 152 है भारतीय उपग्रह GSAT 7 अनन्य रूप से जो है बनाया गया किसके द्वारा? किसके लिए? भारतीय उपग्रह GSAT 7 अनन्य रूप से बनाया गया किसके लिए? किसने बनाया है? दोनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सैन्य संचार के लिए GSAT 7 जो है बनाया गया है। किसने बनाया है इसको आप कमेंट में बताइएगा। GSAT 7 इनसैट की चौथी पीढ़ी का उपग्रह इनसैट 4F है, जिसे लोकप्रिय नाम रुकमणि दिया गया है। GSAT 7 नौसेना को पूर्णतः समर्पित भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। 30 अगस्त 2013 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट एरियन 5 से GSAT 7 को प्रक्षेपित किया गया था। देखिए 153 है इसरो के द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों की सूची उनके प्रक्षेपण की दिनांक से मिलान करना है, बताना है, और इनमें से जो 2 अपनी कक्षा तक पहुंचने में मतलब कि विफल रहे वे कौन कौन से हैं? इनमें से 2 अपनी कक्षा में पहुंचने में विफल हुए थे, कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा GSAT 4 और GSAT 5P 2-3, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 2-3, यानी सी ऑप्शन में दिया गया है। GSAT 4 और देखिए GSAT 4 और जो GSAT 5P है ये दोनों असफल हुए थे। GSAT 4 जो है अप्रैल 2010 में इसरो के द्वारा प्रक्षेपित एक प्रायोगिक संचार उपग्रह है। GSLV D3 प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक चरण में आई खराबी के चलते यह अपनी कक्षा तक पहुंचने में विफल रहा। इसका अतिरिक्त GSAT 5P GSAT श्रृंखला में प्रमोचित किए गए उपग्रहों में से 5वां उपग्रह था। GSAT 5P को कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि GSLV F-06 रॉकेट मिशन को जो है पूरा नहीं कर सका। 154 है निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह 29 सितंबर 2012 को भारत के द्वारा जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह 29 सितंबर 2012 को भारत के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो याद रखिए GSAT 10 यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 29 सितंबर 2012 को भारत के दूरसंचार उपग्रह GSAT 10 को फ्रेंच गुयाना कोरू से एरियन 5 ECA रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 155 है किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा GSLV F-08 से, डी ऑप्शन। इसरो के द्वारा निर्मित संचार उपग्रह GSAT 6A का 29 मार्च 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया गया। GSAT 6A एक एस बैंड संचार उपग्रह है जिसकी मिशन अवधि 10 वर्ष निर्धारित है।
156 है। अंतरिक्ष तकनीक के संदर्भ में भुवन जो हाल ही में चर्चित हुआ क्या है? भुवन क्या है? देखिए, अगर बात करें तो भुवन क्या है, इसरो का एक पृथ्वी विषयक पोर्टल है ये, जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमताएं हैं। तो भुवन क्या है? डी ऑप्शन में दिया गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो भुवन, याद रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है, जिससे भारत के भूभागों को 3D चित्रों यानी त्रिविमीय चित्रों के रूप में इंटरनेट पर देखा जा सकेगा। गूगल अर्थ और विकीमैपिया की भांति इसमें भूभागों को अलग अलग ऊंचाइयों से देखा जा सकता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।